हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन एवरीवन। टॉक मिनिया के एक और एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं प्रीतम। आज के एक विंटर से मॉर्निंग में बहुत ही खूबसूरत सा एम्बियंस हो रखा है, देख सकते हैं। अभी मैं हूँ सॉल्ट लेक में, सेक्टर 5 में। तो इतना अच्छा एम्बियंस इस झील का लिटरली बहुत कम देखने को मिलता है। और जब हम लोग नॉर्मली इस जगह पे आते थे तब इतना खूबसूरत नहीं हुआ करता था। थैंक्स टू द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग दिस ब्यूटीफुल प्लेस मोर ब्यूटीफुल एंड एक्सेसिबल फॉर पीपल लाइक अस हु वांट टू मेक वीडियोस। मुझे आज ये घर लौटते वक्त सुबह सुबह देखने को मिला और इतना अच्छा लगा कि मैं इसी जगह पे शूट करने के लिए रुक गया, क्योंकि इतना अच्छा प्लेस शायद ही हो सकता है अपने बर्गमैन स्कूटी का एक ओनरशिप रिव्यू शूट करने के लिए। सो आज का जो टॉपिक है, टोटल 7 मंथ्स हो गया है मेरे सुजुकी बर्गमैन को, और इन 7 मंथ्स में ऑलमोस्ट मैंने 7000 किलोमीटर्स अपने स्कूटर को राइड कर लिया है। तो ओवरऑल अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस जो है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ कि ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ इन लास्ट 6 मंथ्स में और 7 मंथ्स में कैसा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। चाबी पहले डाल देते हैं अंदर। जैसे ही इग्निशन को मैं ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि टोटल अभी ट्रिप ए हुआ है 173 किलोमीटर्स और 49.5 का एवरेज दिखा रहा है, जैसे ट्रिप बी का भी दिखा रहा है। तो मीटर पे बाद में आएंगे। टोटल किलोमीटर्स देखिए, ओडो में 6813 किलोमीटर्स, सो क्लोज टू 7000 किलोमीटर्स आई हैव रिडन। सो चलिए एक बार फ्रंट से शुरू करते हैं पूरी। तो जैसे कि पहले जो मैंने अपना रिव्यू बनाया था बर्गमैन का 2024 एडिशन का, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं एकदम पार्ट बाय पार्ट नहीं जाऊँगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा स्कूटी ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशंस करवाए हैं। वैसा कुछ खास नहीं, सिर्फ हैज़ार्ड इंस्टॉल करवाया था। यहाँ पे एलईडी इंडिकेटर इंस्टॉल करवाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं 360 डिग्री एलईडी इंडिकेटर। दिस आर नॉट फ्रॉम सिमटेक, दिस आर लोकली मेड इंडिकेटर्स। ये कुछ लोकल फॉग लाइट्स है जो कि मुझे नाइट के टाइम पे विजिबिलिटी में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एंड दैट्स अबाउट इट। एंड मेरे पास अपना एक्सॉर का हेलमेट का कुछ स्टिकर्स पड़ा हुआ था, तो दैट आई हैव स्टिक्ड इन, दैट्स ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट और कुछ भी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है मेरे स्कूटी में। जो भी है पूरी स्टॉक कंडीशन में ही है। देयर इज़ नो सच चेंजेस एट ऑल। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले 7 महीनों में, तो अगर देखा जाए तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अरे यार, ये डॉग लोग इतना चीखते काहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही अच्छा रहा है, मगर कुछ चीज़ों में मेरा एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात कर लेता हूँ कि इस स्कूटी का इंजन बहुत ही स्मूथ है, रिफाइंड है, बहुत ही पावरफुल भी है, एक्सेलरेट बहुत अच्छा करता है। एंड सबसे बढ़िया बात है कि लॉन्ग डिस्टेंस तक इजीली आप क्रूज़ कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है। In a day I have ridden it along with my pillion for more than 170 kilometers। तो इंजन के ऊपर कोई भी वैसा स्ट्रेसफुल या फिर ओवर हीटिंग का मुझे इशू नहीं आया, या फिर हीट होके बंद होने वाला ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम मुझे फेस नहीं हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अगर देखना चाहूँ कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो कैसा है, एक्सेलरेशन भी बहुत ही अच्छा है। और बात कर लेते हैं ब्रेक्स की। तो ब्रेक्स में थोड़ा बहुत इशू मुझे फेस हुआ है, जैसे कि मेरा जो फ्रंट डिस्क है और रियर ड्रम है दोनों ही अच्छे हैं, नो डाउट, बट फील एंड फीडबैक में थोड़ा लैग करते हैं। मतलब कुछ स्कूटी में जैसे फील एंड फीडबैक बहुत अच्छा होता है, ब्रेक बहुत शार्प होता है, बाइट भी बहुत अच्छा होता है। इस स्कूटी में ब्रेक जो है मतलब अप्लाई तो होता है, बट फील एंड फीडबैक थोड़ा सा लैकिंग है, मतलब उतना अच्छा मुझे फील नहीं होता है। तो इसके अलावा और जो मतलब एक और इशू मुझे फेस हुआ है, इवन आज तक वो सुजुकी वाले भी उसको फिक्स नहीं कर पाए, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली दे डू नॉट हैव एनी सच गुड ट्रेन टेक्नीशियन एज सच। तो जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, ये जो निसिन का कैलिपर है
नॉर्मली हम लोगों को किसी भी बाइक में या स्कूटी में, देसी बाइक में या स्कूटी में अगर आप देखेंगे तो आपको बाइब्रेक का कैलिपर मिल जाता है। हाउएवर सुजुकी ने यहाँ पे निसिन का कैलिपर दिया है, बट स्टिल निसिन का कैलिपर होने के बावजूद भी यहाँ पे ब्रेकिंग, बाइट और फीडबैक मुझे कुछ खास नहीं लगा। और ऊपर से ब्रेक का एक नॉइज़ भी आता है जो आज तक सुजुकी वाले फिक्स नहीं कर पाए। मैंने बहुत उन लोगों को दिखाया, 3-4 बार सर्विस सेंटर विज़िट किया सिर्फ एक इस इशू के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ मेजर कोई भी प्रॉब्लम इस स्कूटी में आज तक नहीं आया पिछले 7000 किलोमीटर में। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, बिल्ड क्वालिटी, स्कूटी का कोई भी व्हीकल का बिल्ड क्वालिटी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको टाइम टू टाइम में स्कूटी में स्पेसिफिकली बहुत सारे रैटलिंग इश्यूज़ वगैरह देखने के लिए मिलता है। तो अगर मैं बात कर लूँ इस पर्टिकुलर स्कूटी की, इसमें रैटलिंग इश्यूज़ उतने खास नहीं है। हाउएवर इट इज़ टोटली प्लास्टिक बिल्ड, देयर इज़ नो साइन ऑफ मेटल एट ऑल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्कूटी में सिर्फ ये ग्रैब बार को छोड़ के, मतलब ये टेल सेक्शन का जो ग्रैब बार है इसको छोड़ के देयर इज़ नो मेटल एट ऑल। पूरा बॉडी में कहीं पे भी कुछ भी मेटल नहीं है, सिर्फ ये पीछे वाला फुटरेस्ट है और कुछ नहीं है। तो प्लास्टिक पैनल्स जो है टाइम टू टाइम ये जो गार्ड वगैरह लगे हुए रहते हैं इसके पुल की वजह से, या फिर मतलब क्या बोलूँ, अगर टाइम टू टाइम ये अगर थोड़ा बहुत बेंड वगैरह हो जाता है, क्योंकि ये गार्ड लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, ये कोई सुजुकी का ऑफिशियल गार्ड वगैरह नहीं होते। हालांकि आपको शोरूम से ही लगाया मिलता है, अगर आप एक्सेसरीज़ के लिए उनसे बार्गेन करेंगे तो आपको भी दे दिया जाएगा जैसे कि मुझे दिया गया था। बट द फैक्ट इज़ कि ये बार्स जब आप लगाओगे ना तो प्रॉपरली फिट नहीं होता है किसी जगह पे भी। थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क आता है, जिस वजह से बार के अंदर राइट साइड या लेफ़्ट साइड जब से पुलिंग होना स्टार्ट करता है तो आप देखना कि यहाँ पे अनइवन गैप्स है। इस साइड पे देखो गैप ज़्यादा है, इस साइड पे देखो गैप एकदम इवन है, इस साइड पे गैप थोड़ा ज़्यादा है, आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो ये एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करता है। ठीक है, मैं जब भी इसको टाइट करवाता हूँ 1-2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद से फिर गैप हो जाता है बिकॉज ऑफ ये बार थोड़ा टेढ़ा है। मतलब ये जो यहाँ पे क्लैम्प्स लगा हुआ है आप देख सकते हैं थोड़ा टेढ़ा है शुरू से ही, तो ये एक इशू है। सेकंड, मेरा स्कूटी 2 बार गिर गया था, मुझसे ही गिरा था, स्लिपरी होने के वजह से सरफेस मैं बैलेंस नहीं रख पाया और गिर गया। तो यहाँ पे देखिए ये जगह फट गया, यहाँ पे भी एक जगह है, यहाँ पे क्रैक है पूरा। ये वाला सरफेस क्रैक हो चुका है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए यहाँ पे स्क्रैच आया हुआ है, पता नहीं कैसे कैसे स्क्रैच पकड़ लेता है, मैट बॉडी है। ये जो विंडशील्ड है इसमें क्लैरिटी इतना अच्छा नहीं है। कुछ दिन बाद ये भी थोड़ा हेज़ी हो जाता है, मेरा भी सेम कंडीशन हुआ है। एक बार तो यहाँ पे एक गाड़ी, मतलब एक i20 बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव करते वक्त इससे ऐसे अर्ली मॉर्निंग पे निकला था और मार के चला गया, तो जिस वजह से ये वाला पैनल पे टच हो गया था। तो देख सकते हैं उस गाड़ी का पेंट अभी भी यहाँ पे चिपका हुआ है, बट ये जगह पे मेरा पेंट चिप ऑफ हो गया। तो ऐसे ही छोटे मोटे इश्यूज़ होते रहते हैं। और एक मेजर इश्यूज़ जो मुझे फेस हुआ, पैर रखते रखते ये वाले जो पार्ट है देखिए पूरा का पूरा पेंट चिप ऑफ हो जाता है, यहाँ से पूरा सफ़ेद पड़ जाता है। और यहाँ पे जैसे कि ये ग्रैब बार को अगर आप सीट पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं तब जाके अगर आप खोलने के लिए कोशिश करेंगे ऐसे, तो बिना देखे खोलेंगे तो आपको इस जगह पे पैर घिसते घिसते ये देखिए कुछ इस तरीके का मतलब हालत हो जाता है। दोनों साइड पे हुआ है, ये एक साइड पे नहीं, ये दोनों साइड का बात है। थोड़ा इस साइड पे है, थोड़ा उस साइड पे हुआ है। बट एक चीज़ मुझे अच्छा लगा कि ये इस जगह पे जैसे पैर रखने का बात होता है, उस जगह पे ना पैर आप कितना भी रख लो, कुछ भी कर लो, आपको इजीली जो है पेंट चिप ऑफ नहीं होगा। ये वाला पैनल का ये थोड़ा अच्छा है, बेस भी बहुत अच्छे से बिल्ड किया हुआ है। वैसे स्कूटी में आपको रैटलिंग नॉइज़ तो नहीं मिलेगा। कन्वीनियंस के तौर पे आपको यहाँ पे एक 1 लीटर का बॉटल स्टोरेज मिल जाता है, आप बॉटल के साथ भी कुछ छोटा मोटा चीज़ रख सकते हैं। यहाँ पे चार्जिंग का यूनिट दिया हुआ है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। USB चार्जर का सॉकेट दिया हुआ है जो कि इल्यूमिनेटेड है, ये देखिए
यूएसबी चार्जर का सॉकेट दिया हुआ है, इल्यूमिनेटेड है। मैंने यहाँ पे एक चार्जर रख दिया है और हैंकी भी रखा है ताकि स्कूटर जब अनइवन सरफेस से गुजरे तब मेरा फ़ोन ज़्यादा शेक ना करे, ठीक है। तो इसके लिए मैंने देख के रखा है। और ओवरऑल मैं अगर बताना चाहूँ तो स्कूटर का लुक्स मेरे बॉडी के हिसाब से, मतलब मैं थोड़ा हेवीली बिल्ट हूँ, तो उस वजह से मेरे हिसाब से मेरे ऊपर तो काफ़ी जज जाता है, क्योंकि मैंने दूसरे स्कूटर्स भी ट्राई किए थे, मेरे दोस्त लोग, मेरे घर वाले, फिर भी मुझे बताया कि दिस इज़ द ओनली स्कूटर दैट सूट्स यू। एरोक्स और ज़्यादा सूट करता है, बट एरोक्स मैंने नहीं लिया क्योंकि दैट्स नॉट अ प्रैक्टिकल फैमिली स्कूटर एट ऑल। ये मैक्सी स्कूटर के कैटेगरी में तो आता ही है, जस्ट लाइक द एरोक्स, बट एरोक्स में क्या है, आप बीच में कोई सामान कैरी नहीं कर सकते, या फिर एरोक्स में अगर आप चाहे तो क्या बोलूँ, पिलियन जब पीछे बैठेगा तो वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, बहुत ज़्यादा अपराइज होता है। यहाँ पे उतना इशू नहीं है। तो जस्ट लाइक दैट कि कुछ इस तरीके से आप क्या मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि एरोक्स अगर बहुत ज़्यादा स्पोर्टी ऑप्शन है तो ये स्पोर्टी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हैं, बट नॉट एज स्पोर्टी एज द एरोक्स। तो बात कर लेते हैं हैंडल की या फिर स्विच गियर्स की। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपको राइट साइड में इंजन किल स्विच, अपर टिपर का स्विच, और ये मतलब इंडिकेटर का, और ये आपका हॉर्न का स्विच मिल जाता है। स्विच का क्वालिटी अच्छा है, बट ये अपर टिपर का जो स्विच है, मतलब हाई बीम लो बीम का जो स्विच है, इसका क्वालिटी थोड़ा और अच्छा हो सकता था, क्योंकि बीच बीच में जब भी आप गाड़ी को वॉश करते हैं ना, तो इस जगह पे पानी चला जाता है, और पानी जाने के बाद ये स्विच बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो इसको लुब्रिकेट करते रहना, या फिर WD-40 से इसको बार बार ये करते रहना, मतलब फ्री करते रहना, दैट इज़ रिकमेंडेड। और बात करते हैं हेडलाइट थ्रो की। अगर आपका रोड पूरी डार्क है, मतलब कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि इसका इल्यूमिनेशन जो है ठीक ठाक आप बोल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे कि इसका मतलब रोड में अगर थोड़ा सा भी लाइट्स है, या फिर मतलब नॉर्मली नाइट के अगर टाइम पे अगर स्ट्रीट लाइट जलता है तो इसका लाइट का फोकस कुछ भी नहीं दिखता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 लाइट्स फिट किए हैं। इनका फोकस भी अच्छा ही है। अपर हाई बीम का भी ठीक ठाक है, मतलब हाई बीम उतना ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि जलाना भी नहीं चाहिए एवरी टाइम। बट इंडिकेटर्स जो मैंने बाहर से लगवाए हैं वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि इंडिकेटर्स का कैसा ये है, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो इंडिकेटर दिखाने से पहले एक बार पूरा मीटर का आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मीटर को ऑन करेंगे, पेयरिंग मोड ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम दिखाता है, मैं आपको एक बार फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी, फिर आपका टाइम दिखाता है। यहाँ पे इंजन ऑयल का सिंबल आ रहा है, मतलब इंजन ऑयल जब चेंज करने का इंटरवल आएगा तब इंजन ऑयल का सिंबल दिखाएगा। कॉल, SMS, नेविगेशन, फ़ोन का बैटरी, ब्लूटूथ, फिर आपका मोबाइल का जो सिग्नल है, मतलब टावर है उसका कितना सिग्नल स्ट्रेंथ है। यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन, यहाँ पे ब्लूटूथ मोड, और कौन कौन कॉल कर रहा है, क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन है, कौन SMS कर रहा है, ये सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। और इसका ये वार्निंग लाइट है, क्योंकि आपको अगर कॉल आ रहा होगा तो यहाँ पे वार्निंग लाइट जलेगा, अगर आपको SMS आ रहा होगा तो वार्निंग लाइट जलेगा। फिर आपको स्पीडोमीटर है, इस साइड पे आपका फ्यूल गॉज है, और इस साइड पे आपका इस साइड पे इंजन टेम्परेचर, इस साइड पे फ्यूल गेज है। नीचे अगर मैं टॉगल करके दिखा देता हूँ, यहाँ से ओडोमीटर, फिर आपका ट्रिप ए, यहाँ पे ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, फिर ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, देन ये रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, फिर आपका बैटरी वोल्टेज, देन फिर से ओडोमीटर। तो ऑल इन ऑल आपको ये मीटर देखने में इतना अच्छा है, और इसका फंक्शनैलिटी भी, इसका फीचर्स भी इतना ज़्यादा दिया हुआ है, इतना वास्ट एंड ब्रॉड। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा फीचर्स किसी को ज़रूरत भी होता होगा। एक इशू है कि इसका मतलब iOS के साथ कंपैटिबिलिटी उतना अच्छा नहीं है। पहले तो था ही नहीं, अभी आया है, बट उतना अच्छा नहीं है। एंड्रॉयड के साथ इसका कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट स्टिल कभी कभी हम लोगों को डिस्कनेक्शन का इशू भी मिलता है। ये देखिए, अभी एक फ़्लाइट जो है लैंड करने के लिए जा रहा है। ये देखिए,
तो चलिए हाँ, बात कर लेते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस स्कूटी का, जो कि है माइलेज। क्योंकि नॉट ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर व्हीकल बट हर एक व्हीकल का जो कि इंडियन मार्केट में एक कम्यूटर सेगमेंट में आता है, उनका मेन एस्पेक्ट ही होता है फ्यूल एफिशिएंसी। अगर मैं फ्यूल एफिशिएंसी की बात करूं तो फ्यूल एफिशिएंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, जो मेरा बॉडी वेट है करीब करीब 100 किलोज़, उस हिसाब से मुझे सिटी में विथ पिलियन अप्रॉक्सीमेटली 180 टू 185 किलोज़ हम लोगों का दोनों का कंबाइंड वेट है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मुझे 45 टू 46 या फिर 47 भी कभी कभी दे देता है ओवरऑल, ठीक है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक सब कुछ मिला के 45 टू 46 मुझे मिल जाता है आराम से। और एक है, अगर मैं हाईवे पे क्रूज़ करूँ, जैसे कि मैंने एक दिन में 170 किलोमीटर किया था, उस टाइम पे मुझे 49.5 का माइलेज मुझे मिला था। इसके अलावा अगर मैं देखूँ कि किसी का बॉडी वेट अगर 60 टू 70 किलोज़ है, उन लोगों को इजीली सिटी में 50 टू 52 या फिर 53 भी मिल जाता है, और हाईवे में जाएंगे तो कम, मतलब 58 से 60 के बीच में उन लोगों को फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो मिल जाता है। तो मैंने ये बहुत जनों से रिव्यू भी लिया है, एक्सेस और बर्गमैन में फ्यूल एफिशिएंसी का कुछ खास फ़र्क भी नहीं है, दोनों ही बहुत ही चैम्पियन है माइलेज के मामले में। और चलिए एक बार लाइटिंग आपको दिखा देता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे हैज़र्ड सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करवा के रखा है। कुछ इस तरीके से देखिए, मैं आप लोगों के लिए थोड़ा डार्क करता हूँ तब आपको दिखाई देगा। ये देखिए, दिन में भी बहुत अच्छा विजिबिलिटी है और रात में तो छोड़ ही दीजिए, रात में तो ये एकदम चमकने लगता है। तो विजिबिलिटी और क्वालिटी के मामले में ये इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे हैं। इनका कोई पर्टिकुलर लिंक तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता, हाउएवर आपको ऑफलाइन मार्केट में भी ये बहुत इजीली मिल जाएगा। तो लेट्स टॉक अबाउट सर्विस कॉस्ट, जो कि एक मेजर फैक्टर है। अगर कि कोई भी एक कम्यूटर सेगमेंट का व्हीकल परचेज़ कर रहा है तो उस हिसाब से सर्विस कॉस्ट एक मेजर फैक्टर बन जाता है। तो जहाँ तक मैं देखना चाहूँगा सर्विस कॉस्ट के बारे में, तो नॉर्मली एवरी 3 to 3,500 किलोमीटर्स पे एक सर्विस, या फिर 4 मंथ्स जो भी आपका पहले आएगा उस हिसाब से आपको किलोमीटर या डेज़ के हिसाब से सर्विस करवाना पड़ता है। तो एवरी सर्विस का जो रिकमेंडेड कॉस्ट होगा वो ऑयल चेंज, एयर फिल्टर चेंज सब कुछ मिला के 700 टू 750 रुपीज़ के करीब आता है। बट मैं क्या करता हूँ, एवरी अल्टरनेट सर्विस पे जो है यहाँ पे क्लच के साइड पे, क्योंकि मैं जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी होता है। सो दैट्स द रीज़न कि इस पर्टिकुलर जगह पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमा हो जाता है, जिस वजह से परफॉर्मेंस ड्रॉप होता है। तो मैं क्या करता हूँ, एवरी अल्टरनेट सर्विस पे मैं इस जगह को खोल के क्लीन करवाता हूँ, जिस वजह से जो गैस्केट है वो गैस्केट चेंज करवाना पड़ता है। तो उसका करीबन 100-150 रुपये का प्राइस रहता है। और इसके अलावा एवरी 2 सर्विस के बाद मैं एक बार, जैसे कि सेकंड सर्विस में करवाया था, थ्रॉटल बॉडी मैंने क्लीनिंग करवाया था। क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। तो दैट्स द रीज़न कि वहाँ पे डस्ट, इतना ज़्यादा पॉल्यूटेंट जमा हो जाता है कि थ्रॉटल बॉडी चोक हो जाता है, कभी कभार पिकअप ठीक ठाक से नहीं मिलता। तो मुझे जब पहली बार रिकमेंडेड किया गया था, मैंने उनको पूछा था कि इतना जल्दी कैसे क्या हो सकता है, बट लिटरली जब उन्होंने थ्रॉटल बॉडी खोल के मुझे दिखाया, इट वाज लिटरली चोक्ड। मतलब धूल मिट्टी का सक्शन की वजह से मेरा एयर फिल्टर भी इतना ज़्यादा चोक था, थ्रॉटल बॉडी भी चोक्ड हो गया था। तो जिस वजह से मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा ये चीज़। जैसे ही वो लोग क्लीन किए, परफॉर्मेंस वाज बैक टू नॉर्मल। तो तब से मुझे उन लोगों ने बताया कि देखिए, ये तो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आप अगर नॉर्मली सिटी में राइड करते हैं जहाँ पे उतना धूल मिट्टी नहीं रहता, तो दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जिस जगह पे आप रेगुलरली राइड कर रहे हैं उस जगह पे जो कि कंस्ट्रक्शन चलता है एवरी डे, इतना धूल मिट्टी होता है, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो इससे घबराने का कोई बात नहीं है। कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आप हम लोग के पास बेझिझक लेके आइए, हम लोग इसको क्लीन कर देंगे, तो आपका परफॉर्मेंस जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो वो थ्रॉटल बॉडी जब क्लीन किया जाता है उसके अंदर में 3-4 जगह पे बहुत सारे गैस्केट्स होते हैं।
और आपका रबर्स वगैरह लगा हुआ रहता है, ओरिंग्स वगैरह होते हैं, तो वो सब कुछ चेंज होता है। तो वो चेंज करने के लिए अप्रॉक्स थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग को मिला के 200 से 250 रुपया वो लोग चार्ज करते हैं, पूरा का पूरा इक्विपमेंट्स और लेबर चार्ज मिला के। और वो क्लीनर भी सुजुकी इसी स्टार का अच्छा सा क्लीनर यूज़ करते हैं, तो जिस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि मेरा गाड़ी का ईच एंड एवरी सर्विस मैं बिफोर टाइम ही करवा लेता हूँ, किलोमीटर हो या फिर आपका ये हो। तो मैंने उस हिसाब से देखा है कि दिस पर्टिकुलर स्कूटी इज़ वेरी इजी ऑन द पॉकेट, क्योंकि 700 750 रुपये हर 4 मंथ्स में देना, आई थिंक फॉर अ स्कूटी द अमाउंट इज़ अ लिटिल हायर, बट कंपेयर टू आप अगर हीरो या फिर दूसरा किसी ब्रांड का अगर स्कूटी लोगे, जैसे कि होंडा हो, यामाहा हो, वो सब जापानीज़ ब्रांड का लोगे, तो आपको तो वैसा ही सिमिलर अमाउंट ही पे करना पड़ेगा। इवन यामाहा को मेंटेन करना थोड़ा बहुत और ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, बट यहाँ पे उतना ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ रहा है मुझे। फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक दे रहा है, सब कुछ ही ठीक ठाक है, स्पेस अच्छा है, रिलैक्स राइडिंग पोजीशन है, सब कुछ ठीक ठाक दे रहा है। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये आप लोगों के ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन द वारंटी आप लोग यूज़ कीजिएगा। कि इंजन ऑयल बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बाहर का इंजन ऑयल यूज़ करूं, तो सुजुकी का जो ऑफिशियल जो इंजन ऑयल है, बेस्ड ऑन द सिंथेटिक और मिनरल टेक्नोलॉजी वॉट एवर दे प्रोवाइड, द सुजुकी इसी स्टार R7000 विच इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय कैस्ट्रॉल, ठीक है। वो मुझे कुछ खास नहीं लगता, मतलब वो 1000-1200 किलोमीटर में अपना दम छोड़ देता है। आप सिटी में चलाओ, हाईवे में चलाओ, कैसे भी चलाओ, जैसे कि मेरा अभी हालत है, तो आप कैसे भी चलाओ वो आपको पूरा पूरी अपना दम छोड़ देगा। और मतलब उतना कुछ खास परफॉर्मेंस उसका होता नहीं है। तो जिस वजह से मैंने स्विच किया था कैस्ट्रॉल का पावर वन अल्टीमेट जो 5W40 है, तो वहाँ पे मेरा जो ऑयल ग्रेड है वो चेंज हो गया था। हालांकि उतना ऑयल ग्रेड तक चेंजेस करना आपका जो मतलब गाइड बुक है, मतलब जो आपको यूज़र मैनुअल दिया जाता है, उसमें भी रिकमेंडेड है कि आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर और डिपेंडिंग ऑन द एरिया जहाँ पे आपका टेम्परेचर जैसा भी है उसके हिसाब से। तो नॉर्मली मैंने उस पर चेंज किया, चेंज करने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क लगा। वो इंजन ऑयल पे मैं करीबन 3000 किलोमीटर चलाया, उसके बाद इंजन ऑयल ड्रेन किया तो इंजन ऑयल पूरा एकदम सड़ गया था, मतलब ख़राब हो गया था पूरा पूरी। तो वो इंजन ऑयल करीबन 2500 टू 3000 किलोमीटर तक लास्ट कर जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक और प्रोडक्ट परचेस किया है इस पर्टिकुलर इंजन के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, जैसे कि एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट बोला जाता है। तो उसका भी मैं वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑयल चेंज करूँगा, क्योंकि 5900 किलोमीटर्स पे इसका ऑयल चेंज हुआ था। अभी करीबन 6900 किलोमीटर होने को है। तो 6900 किलोमीटर के बाद मैं देखूँगा इसका ऑयल चेंज करवा के, उसके बाद एब्रो का ऑयल ट्रीटमेंट भी करूँगा, तो देखूँगा कि क्या फ़र्क आता है। सो जैसा भी है, अभी तो मुझे मेरा स्कूटी को अगर मैं आउट ऑफ 10 अगर मैं रेटिंग देना चाहूँगा, तो जो मतलब कमियां मुझे लगी है, उन कमियों को छोड़ के एक और कमी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस स्कूटी में जो पीछे का 10 इंच का टायर है, इस वेरिएंट में मतलब नॉर्मल बर्गमैन में पीछे एक टायर हगर मिलता है, और यहाँ पे एक इंजन पोर्शन को सेपरेट रखने के लिए देखिए ये एक पर्दा दिया जाता है रबर का। तो ये रबर का पर्दा जो है इस टायर हगर के साथ कंटिन्यूसली मतलब टच में रहता है, और जर्किंग वगैरह के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा मतलब जर्क होता है और आवाज़ करता है। तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये जस्ट एक हैंगिंग पोर्शन है। तो जिस वजह से आप कितना भी कोशिश कर लो, आपको अच्छा रिज़ल्ट इसमें नहीं मिलेगा। तो चलिए, इसके अलावा तो मुझे और फिर फ़िलहाल कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो टोटल मिला के अगर मैं देखना चाहूँ, तो मुझे अगर मैं उसको मतलब रेटिंग देना चाहूँगा, 8 आउट ऑफ 10 तो देना चाहूँगा। अगर जो छोटे मोटे इश्यूज़ है, जैसे कि बिल्ड क्वालिटी, ये ब्रेकिंग का नॉइज़ वगैरह, ये सब अगर सॉल्यूशन सुजुकी करता है और थोड़ा इम्प्रूव करता है, और प्लास्टिक का क्वालिटी थोड़ा बहुत और अच्छा करता है कि जस्ट फॉर अ फॉल अगर ये स्कूटी का एक एक पैनल टूट ना जाए, तो it will be very good improvement on this particular vehicle. So तो चलिए चला के देखते हैं सुजुकी बर्गमैन को। और इस स्कूटी के साथ सुजुकी का और बहुत ही पुराना ट्राइडेंट टेस्टेड जो 124.7 सीसी का इंजन है वही दिया जाता है। ये इंजन पावर करता है एक सिंगल सिलेंडर
एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड 2 वाल्व इंजन को, जहाँ से आपको टोटल 8.7 PS और 10.7 Nm के करीब आपको जो है टॉर्क आई मीन पावर एंड टॉर्क फिगर देखने को मिलता है। इंजन बहुत ही स्मूथ है, बहुत रिलायबल है। और सबसे बढ़िया बात इस इंजन का है कि आइडियल में आपको अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेशन देखने के लिए मिल भी जाए, मगर जैसे आप स्कूटर को रनिंग करते हैं तो ज़ीरो वाइब्रेशन है। और इस स्कूटर का थोड़ा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन नेचर ना होने की वजह से, मतलब थोड़ा शॉर्ट स्ट्रोक होने की वजह से, आपको हाई एंड में भी बहुत अच्छा पिकअप और बहुत अच्छा माइलेज मिल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब तक मैंने बहुत सारे एक्सेस को आज तक देखा है मैंने, जहाँ पे वो एक्सेस या फिर बर्गमैन 80,000 90,000 किलोमीटर चल चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेसिक जो मेंटेनेंस है उतना करने पर ही तो ये स्कूटर्स कोई भी एक्स्ट्रा मेंटेनेंस नहीं मांगता है। तो चलिए बात कर लेते हैं राइड क्वालिटी की। जैसे कि सस्पेंशन ड्यूटीज़ है फ्रंट और रियर में, वो बहुत स्टिफ साइड पे है, जिस वजह से सड़क के हर एक छोटे बड़े गड्ढे आपको फील होंगे। हाउएवर यही स्टिफ सस्पेंशन जो है आपको हाई स्पीड में बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाएंगे, क्योंकि इस सस्पेंशन के दौरान आपको राइड एंड हैंडलिंग बहुत अच्छा एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है स्टेबिलिटी और हैंडलिंग के तरफ, मगर कंफर्ट की तरफ उतना नहीं है। हाउएवर अगर हम पिलियन के साथ राइड करेंगे तो थोड़ा बहुत सस्पेंशन जब डैम्प होता है तो थोड़ा बहुत तो आपको कंफर्ट मिलेगा। हाउएवर सस्पेंशन जो है दोनों तरफ नॉन एडजस्टेबल है, फ्रंट और रियर दोनों साइड पे, तो जिस वजह से हम लोगों को सॉफ्ट या हार्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जो सेटिंग्स कंपनी करके देगी उसी पर आपको चलाना होगा। तो अगर मैं सुजुकी ब्रांड से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हो सके तो हम यूज़र्स को एटलीस्ट एक एडजस्टेबल रियर सस्पेंशन का ऑप्शन दिया जाए, just like the TVS Jupiter and Honda Activa, so that we can actually tweak the suspension as per our liking, not in the steeper side always. तो इसके अलावा फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो करीबन 45 to 50 मेरे बॉडी वेट पे मिल जाता है। लाइटर बॉडी वेट पे आपको 50 से 55 का माइलेज भी आराम से देखने के मिल जाएगा। और नॉर्मली सर्विस कॉस्ट जो होता है वही 350 से लेके 600-700 तक जाता है। मैक्स टू मैक्स अगर बहुत ज़्यादा काम होगा तो डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स कॉस्ट वो जाता है। हालांकि फ्रंट का जो ब्रेक पैड है थोड़ा बहुत, मतलब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ही कॉस्टली है, 800 या 900 रुपये। तो वो अगर थोड़ा सा कम होता तो ये बेहतर होता, और ब्रेक का बाइट थोड़ा बहुत और अच्छा होता तो ये बेहतर होता। और पास स्विच का एक रिक्वायरमेंट डेफिनेटली अभी भी फील होता है, और एक पार्किंग ब्रेक। तो ये कुछ कमियां हैं स्कूटी का। अगर कमियों के अलावा अगर मैं बाकी देखना चाहूँ तो खूबियाँ ही खूबियाँ बहुत सारा है, जैसे कि अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा माइलेज, अच्छा रिलायबिलिटी सभी देखने के लिए मिल जाता है हम लोग स्कूटी के साथ। तो चलिए वीडियो को अभी इसी जगह पे रैप अप करते हैं, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है। सो विद दैट सेड एज ऑलवेज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।